मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि मोल क्या चीज़ होता है। मोल को तो हम लोग ऐसे ये कहते हैं कि एसोसिएशन या कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 ऑब्जेक्ट आइदर एटम और मॉलिक्यूल और आयंस, इसको हम लोग मोल कहते हैं। लेकिन मोल की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मोल के बिना किसी भी तरह का कोई केमिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता। हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट का मान 1 मोल होता है। जैसे हम ये लिख देते हैं सोडियम, इसका मतलब होता है 1 मोल सोडियम। अगर हम ये लिख देते हैं H2O, इसका मतलब होगा 1 मोल जल। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट का मान होता है 1 मोल। अब इसी मोल के सहायता से अगर हम लोग इस मोल का उपयोग नहीं करें तो ये देखो कहाँ परेशानी आ सकता है। जैसे हम ये लिखते हैं H2 प्लस हाफ O2 या H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। अगर इस रिएक्शन को हम पढ़ें तो ये इंडिकेट करेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। अगर हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिखें H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O, तो ये भी इंडिकेट करेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो इस स्थिति में हमारा ये भी रिएक्शन सही होगा और ये भी रिएक्शन सही होगा। तो फिर हमको इस 1/2 लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये जो 1/2 है ये क्यों हम लोग जो होगा ये लिखे? बिना इसके लिखे हुए भी जो इस रिएक्शन का अर्थ होता वही इस रिएक्शन का भी अर्थ हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन हमारा सही नहीं होता, ये रिएक्शन गलत होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से अगर पढ़ें कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा और 1 मोल जल का निर्माण करेगा। यदि हम एक्टिविटी कोफिशिएंट का मान 1 मोल मानते हैं और इस रिएक्शन को अगर उस आधार पर पढ़ें तो 1 मोल हाइड्रोजन आधा मोल ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके 1 मोल जल का निर्माण करेगा और इस तरह से दोनों रिएक्शन का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। तो हमारा 1 मोल एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। तो अगर 1 मोल की आवश्यकता होती है तो हम लोग 1 मोल का इंडिकेट नहीं करते। यदि 1 से अधिक या कम मोल की आवश्यकता होती है तो एलिमेंट या कंपाउंड के बाईं तरफ नंबर ऑफ मोल्स का उपयोग करते हैं और इसी का उपयोग करके हम लोग केमिकल रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन कराते हैं। इसीलिए मोल हमारा सबसे अधिक केमिकल कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट होता है। अब ये है कि हम लोग इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो हम लोग यहाँ मोल को डिफाइन नहीं करते बल्कि सीधा 1 मोल को डिफाइन करेंगे। तो 1 मोल को हम ये डिफाइन करते हैं कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट, इसको अगर हम ग्राम में व्यक्त कर दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। हम लोग मोल नहीं बल्कि 1 मोल को यहाँ डिफाइन करेंगे। अगर मान लीजिए एटम है तो एटॉमिक वेट यूज करेंगे, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया सोडियम, एटॉमिक वेट होता है 23U। तो अगर इस U को हम ग्राम में व्यक्त कर दें तो ये हो जाएगा क्या? बराबर हो जाएगा 1 मोल सोडियम, ये बराबर हो जाएगा 23 ग्राम के बराबर हो जाएगा।
अगर हम एक कंपाउंड के रूप में लेते हैं H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो 1 × 2 ऑक्सीजन हो जाएगा 16, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 18U। अब U को हम लोग हटाकर ग्राम में व्यक्त कर दें तो ये हो जाएगा 1 मोल H2O, ये बराबर किसके हो जाएगा, 18 ग्राम के बराबर हो जाएगा। इस तरह से किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के हम 1 ग्राम का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं है या ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी कि नहीं आप हमेशा जो होगा ये 1 ही मोल का उपयोग करें। हम 1 से अधिक मोल भी ले सकते हैं या 1 से कम मोल भी ले सकते हैं। तो अब इसी स्टेटमेंट को हम फॉर्मूला के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मोल बराबर ये लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस, और ये वेट हम लोग लेंगे क्या, ग्राम में ले सकते हैं। ये वेट हम लोग लेंगे किसमें, ग्राम में लेंगे, अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी उसी, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। अब यहाँ एक चीज देखिए, हमने एक्सप्रेस किया था किसको, 1 मोल को। ये मान लेते हैं कि ईफ मोल इक्वल टू 1, और इसको अगर तिरछी गुना कर दें तो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सब्सटेंस बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर होगा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब यहाँ दोनों बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का समान है। अंतर क्या होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस का इकाई हो जाएगा क्या, ग्राम, और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट का इकाई AMU या U होगा। तो अगर हम इसी U को एक्सप्रेस कर देते हैं किसमें, ग्राम में, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 मोल के बराबर होगा। तो इसी 1 मोल के डिफिनेशन को अगर हम इस तरह से लिख देते हैं तो ये हमारा मोल के कैलकुलेशन का एक सूत्र हो जाएगा। यानी अगर हमको वेट ऑफ सब्सटेंस दिया रहे तो हम इसमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें, मोल का मान आ जाएगा। और इस तरह से इस सूत्र का उपयोग कर हम 1 से अधिक या कम मोल का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब पहले इस पे जो होगा एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर वेट दिया हो तो किस तरह से हम मोल का मान ज्ञात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मोल ऑफ 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 22 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कितने मोल होंगे। तो देखिए यहाँ ये दिया है वेट ऑफ सब्सटेंस, ये दिया हुआ है कितना, 22 ग्राम। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट काउंट करें तो ये हो जाएगा कार्बन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16 × 2, ये हो जाएगा 44U। अभी हमने देखा था मोल बराबर क्या था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट हो गया 22, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 44, ये हो जाएगा क्या 0.5 मोल। इस तरह से अगर वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हो तो उसको एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, मोल का मान आ जाएगा। अब एक इंफॉर्मेशन ये होता है कि 1 मोल ऑफ एनी substance contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules। अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ
या फिर इसको कह सकते हो एटम्स भी जो होगा ये कहेंगे। अगर कोई पदार्थ का 1 मोल लेते हैं तो उसमें एटम या मॉलिक्यूल की संख्या होगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, अगर एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। ये हमारा एक इंफॉर्मेशन होता है। अभी हमने प्रारंभ में 2 एग्जाम्पल लिया था। देखिए सोडियम, इसका एटॉमिक वेट हमने लिया क्या, सोडियम का एटॉमिक वेट होता था कितना 22U। हमने ये कहा कि 1 मोल सोडियम बराबर कितना था 22 ग्राम के बराबर। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लिए थे H2O, इसका ये याद करो मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया था 18U और इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर लिए तो ये हो गया था आपका 1 मोल H2O बराबर था किसके 18 ग्राम के। ये हमने पहले वाले स्टेटमेंट से प्राप्त किया। अब दूसरा स्टेटमेंट ये था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम और मॉलिक्यूल। तो ये कह सकते हैं, अब इसमें ये जोड़ लेते हैं तो 1 मोल सोडियम बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स, और ये हो जाएगा आपका 1 मोल H2O बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स। तो हम अब इसको ये भी तो कह सकते हैं, अगर इस दोनों को मिला दें 1 मोल सोडियम बराबर 23 ग्राम और 1 मोल सोडियम बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम। तो इस दोनों को मिला दें तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम का मास हो जाएगा कितना 23 ग्राम। तो ये भी कह सकते हो कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम हैज मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम। इसलिए एक का ये हो जाएगा 23 इंटू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, और ये हो जाएगा 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के। इस तरह से हम लोग एक सोडियम एटम का मास निकाल लेते। अब अगर हम यहाँ सोडियम के जगह पोटासियम लेते हैं तो सोडियम के जगह अगर हम लोग पोटेशियम लेते हैं तो सोडियम के जगह अगर हम लोग पोटेशियम लेते हैं तो उस स्थिति में पोटासियम का एटॉमिक वेट होता है 39। तो यहाँ एक पोटासियम एटम का मास कितना हो जाएगा 39 इंटू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि ये वैल्यू 1 मोल के लिए सबके लिए क्या होगा कांस्टेंट होगा। सिर्फ जो सब्सटेंस होंगे उसके अनुसार ये वैल्यू परिवर्तित होगा। अगर सोडियम के जगह H2O होता तो यहाँ वैल्यू रहता कितना 18, ये क्या होता H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता। अगर यहाँ हम पोटेशियम लेते तो 23 के जगह ये होता कितना 39, और उस स्थिति में ये 39 हमारा पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट होता। तो इस तरह से एक एटम या मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा, ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से, तो इसको भी हम सूत्र के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम और मॉलिक्यूल्स, ये बराबर होगा एटम के केस में ये हो जाएंगे एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू
1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर होगा। और इस तरह से इस सूत्र के सहायता से हम लोग एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते हैं या मास निकाल सकते हैं। जब हम एक एटम या मॉलिक्यूल का मास निकाल लें तो फिर हम कितने भी एटम या मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 100 का आता है तो एक का कैलकुलेट कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए 500 500 का आता है तो एक का कैलकुलेट करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से कितने भी नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल का मास हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट था कि वन एटम ऑफ सब्सटेंस contains 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स और एटम, इसको हम दूसरे रूप में भी जो होगा ये लिख सकते हैं। हमने अभी प्रारंभ में ये कहा था मोल बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मोल ऑफ के लिए सबसे पहले था क्या, वेट ऑफ सब्सटेंस। तो वेट ऑफ सब्सटेंस हमारा कोई कांस्टेंट क्वांटिटीज नहीं है। हम 1 ग्राम ले सकते हैं, 2 ग्राम ले सकते हैं, आधा ग्राम ले सकते हैं, 0.25 ग्राम ले सकते हैं। तो जो भी हम लोग सब्सटेंस का मास लेंगे उसमें कुछ न कुछ एटम या फिर मॉलिक्यूल की संख्या होगी। तो हम वेट ऑफ सब्सटेंस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स से सब्स्टिट्यूट कर दे। और डिवाइड था हमारा किससे, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट। ये जानते हैं कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। और 1 मोल में एटम या मॉलिक्यूल की संख्या होगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। तो ये फिर मोल के कैलकुलेशन का एक दूसरा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। पहले सूत्र में हमारे पास वेट ऑफ सब्सटेंस था तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते थे, मोल आ जाता था। और दूसरे बार एट नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स है तो इसको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। हमने इस सूत्र को नहीं लिखा बल्कि इसी स्टेटमेंट को दूसरे रूप में लिख दिया और इसका यूज हम लोग फॉर्मूला के रूप में कर लेते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मोल इक्वल टू 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इस तरह से हम लोग इसी स्टेटमेंट को इस रूप में लिखकर सूत्र के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, अब ये दोनों फॉर्मूला को इसमें यूज करेंगे। हाउ मेनी एटम और मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट in 64.0 ग्राम ऑफ सल्फर S8। यह सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है S8। यह कहता है कि 64 ग्राम सल्फर में नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल की संख्या बताएं। अभी हमने देखिए ये लिखा था मोल बराबर सल्फर हो गया नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स बटा, इस पर डिवाइड किए थे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
हमने मोल का एक और सूत्र लिखा था जिसमें हमारे पास क्या था, वेट ऑफ सब्सटेंस। तो इस मोल को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इससे कि वेट ऑफ सब्सटेंस बटा एटॉमिक S8 है, तो यहाँ एटॉमिक नहीं बल्कि लिख ले रहे हैं क्या, मॉलिक्यूलर वेट। S8 हमारा मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वेट ऑफ सब्सटेंस हो गया कितना, 64.0 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हो गया क्या, सल्फर का होता है 32, नंबर ऑफ एटम हो गए कितने, 8। ये हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिवाइड कर देंगे किससे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। अब ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 64/32 इंटू 8, ये हो जाएगा अपॉन 32 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो जाएंगे क्या, मॉलिक्यूल्स। ये इस तरह से कट जाएगा, 8 से 8 बार में 8 से 4, ये हो जाएंगे, सॉल्व ये करेंगे। ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा था हमारा क्या, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये कह सकते हैं कि S8 का मतलब क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर S8 कंटेन्स 8 एटम। एक मॉलिक्यूल रखेगा कितना, एक एटम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या करेगा, ये एटम्स को बताएगा और ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.2048 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स, यानी 64 ग्राम S8 या सल्फर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23 और नंबर ऑफ एटम होंगे 1.2048 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम। अब ये जो सूत्र था, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर चाहें तो करके नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें एक और स्टेटमेंट होता है, एट STP और NTP। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों एक ही चीज होते हैं। इस कंडीशन में टेम्परेचर होता है 0 डिग्री C या फिर केल्विन में होगा 273 केल्विन और प्रेशर होंगे 1 एटमॉस्फेयर या 760 mmHg या फिर ये लिख सकते हैं 76 cmHg। ये सारे जो होंगे ये एक एटमॉस्फेयर के बराबर होते हैं। ये जो स्टेटमेंट होगा सिर्फ इसी कंडीशन पर एप्लीकेबल होगा जब टेम्परेचर 0 डिग्री C या 273 केल्विन हो, प्रेशर हमारा 1 H2 बराबर होता है कितना, 2 ग्राम
और ये हो जाएगा आपका 1 मोल CO2, ये बराबर हो जाएगा किसके? 44 ग्राम के बराबर। हमने ये भी पढ़ा था कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल की संख्या होगी कितनी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये होगा 1 मोल H2 बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यहां भी ये कह सकते हैं कि 1 मोल CO2 बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब दोनों गैस है, कंडीशन हम STP का एप्लीकेबल कर देते हैं। STP पर 1 मोल H2, इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना? 22.4 लीटर। यहां भी कंडीशन एप्लीकेबल कर देते हैं STP का, तो ये हो जाएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। अब इस दोनों को मिक्स कर दें तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का STP पर अगर हम वॉल्यूम गायब करें तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लीटर। और ये आ जाएगा आपका 22.4 गुना 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 लीटर। ये हो गया STP पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। अब जरा कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स एट। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम STP पर निकाल रहे थे, तो ये कह सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल एट STP। इसका वॉल्यूम होगा कितना? 22.4 लीटर। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 इंटू 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लीटर। और ये हो जाएगा 22.4 गुने 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 लीटर। इस तरह से ये देखते हैं कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जितना था उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया 22.4 गुने 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 लीटर। और कार्बन डाइऑक्साइड के भी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया 22.4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 लीटर। तो अब इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि गैस के अणुओं का आयतन गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तापक्रम तथा दाब पर निर्भर करता है। यानी गैस चाहे कोई हो, यदि तापक्रम तथा दाब समान हो तो गैस के अणुओं का आयतन हमेशा समान होगा। ये चीज इससे इंडिकेट होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस molecules does not depends upon नेचर ऑफ गैस। ये गैस के नेचर पर निर्भर नहीं करते। इट डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सिर्फ तापक्रम तथा दाब पर निर्भर करते थे और इसी को हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी कहते हैं।
अब इसको नोट कर लीजिए। हम लोग यहां तक देख लिए कि गैस के अणुओं का आयतन गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तापक्रम तथा दाब पर निर्भर करता है। अब अगर मान लीजिए सब्सटेंस हमारा गैसीय हो, तो हमने प्रारंभ में एक चीज ये पढ़ा था, मोल बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस का अवस्था ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। अगर मान लेते हैं हमारा पदार्थ इसका अवस्था गैस है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी गैस की मात्रा है इसका कुछ न कुछ STP पर आयतन होगा। हम लोग सबसे पहले मास ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और वॉल्यूम हम लोग क्या लेंगे, लीटर में लेंगे। डिवाइड हम लोग किए थे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल के बराबर होता है, और STP पर 1 मोल का वॉल्यूम होता है कितना, 22.4 लीटर। तो अगर हम लोग 22.4 से डिवाइड कर दें तो ये मोल के बराबर हो जाएगा, और हम लोग इससे भी मोल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको मोल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 सूत्र हो गए। एक है कि वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हो, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल दिए हों तो 6.023 × 10⁻23 से डिवाइड कर दें तो मोल आ जाएगा। और तीसरा ये आ गया कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP दिया हो तो 22.4 से डिवाइड कर देते हैं, मोल ज्ञात हो जाता है। इसके सहायता से हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP भी ज्ञात कर सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा क्या, मोल इंटू 22.4। इस तरह से हम इस 3 विधि से मोल ज्ञात कर सकते हैं। मोल ज्ञात करने के और भी बहुत सारे विधि होंगे, लेकिन इनकी जरूरत जब पड़ेगी, जिस चैप्टर में पड़ेगी, वहां हम फिर इसको देखेंगे। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 1 liter of water, present in 1 liter ऑफ वाटर। और ये दिया है कि एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cm³। cm³ बराबर होता है किसके, मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 cm³ बराबर होता है मिलीलीटर के। 1 डेसीमीटर³ ये बराबर होता है किसके, 1 लीटर के। अब इस क्वेश्चन में हमको दिया है क्या, H2O का वॉल्यूम 1 लीटर। हमारे पास गैस के कंडीशन में ये था वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, जबकि H2O हमारा क्या है, लिक्विड है। इसका वॉल्यूम दिया है, तो हम लोग इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसको सबसे पहले करेंगे कि 1 लीटर वाटर को हम मास में परिवर्तित करेंगे। एक सूत्र होता है डेंसिटी, डेंसिटी बराबर होगा मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर cm³। मास का कैलकुलेशन करना है। वॉल्यूम हमारा है 1000 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर या ये कह सकते हैं कि 1 cm³ ये बराबर होता है किसके, 1 मिलीलीटर के। अब इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो मास हो जाएगा कितना, 1000 ग्राम। यानी 1 लीटर जल का मास हो जाएगा 1000 ग्राम। अब हम सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्ञात कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मोल बराबर होता था क्या, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट हो गया जल का कितना,
1000, मॉलिकुलर वेट होता है जल का कितना 18, और इसको गुना कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और इस तरह से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आएगा 3.346 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर जल जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर cm³ हो, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या हो जाएगी 3.346 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स होंगे। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वॉल्यूम at STP occupied by पहला ये हो जाएगा 1.5 मोल ऑफ CO2, 1.5 मोल ऑफ CO2, और दूसरा ये हो जाएगा 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये न्यूमेरिकल के, या ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन का एक ट्रेंड होता है। इसमें ये इसको सॉल्व करने के बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे ये बना सकते हैं। सबसे पहला ये है कि ये दे रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम एट STP ऑक्युपाइड बाई 1.5 मोल ऑफ गैस। तो ये सूत्र हो जाता था वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ये बराबर होता था किसके, ये बराबर होता था मोल इंटू 22.4 लीटर के, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, मोल हो गया 1.5 इंटू 22.4 लीटर। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 33.6 लीटर, यानी 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम STP पर होगा कितना 33.6 लीटर। अब दूसरा ये कहता है कि यदि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की संख्या 10 टू द पावर 21 है तो इसका STP पर वॉल्यूम क्या होगा। तो हमारे पास ये है, एक तो ये जानते हैं सूत्र सीधा कि मोल बराबर, ये यूज कर लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है क्या, ये 10 टू द पावर 21 O2 मॉलिक्यूल, तो इससे हम मोल ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने एक चीज ये भी देखा था कि मोल बराबर होता था वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4। तो इस मोल को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4, ये हो गया मोल। ये बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP हमको कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP हमको कैलकुलेट करना है अपॉन 22.4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 10 टू द पावर 21 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा
वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ये होगा 3.72 इंटू 10⁻⁻² लीटर एट STP। अगर मिलीलीटर में काउंट करें तो 37.2 मिलीलीटर एट STP, यानी STP पर 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आयतन हो जाएगा 37.2 मिलीलीटर। इस तरह से इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, इनका प्रैक्टिस करिएगा। आगे के वीडियोस में हम लोग इसका एक असेसमेंट टेस्ट आपको देंगे जिसको आप प्रैक्टिस करिएगा और इससे ये आप सिद्ध कीजिएगा कि आपने इस वीडियो से या इस लेक्चर से कितना सीखा। ये पूरे चैप्टर के अंत में आपको दिया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।